नमस्कार साथियों, मैं विवेक शर्मा। बायोकोडन की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, पीएससी, यूपीएससी, एनटीपीएससी, एसएससी, एसआई और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम लोगों का टॉपिक चल रहा था श्वसन तंत्र। लास्ट क्लास में हम लोगों ने श्वसन तंत्र की बात की थी और श्वसन तंत्र में साथियों हम लोगों ने जाना था कि श्वसन क्या होता है, श्वसन किसे कहते हैं और श्वसन कौन कौन से प्रकार का होता है। हमने मुख्यतः दो प्रकार के श्वसन देखे थे, एक था हमारा ऑक्सी श्वसन और दूसरा था अनऑक्सी श्वसन। ठीक है साथियों, एक बार फिर से बता देते हैं कि श्वसन रेस्पिरेशन का मतलब होता है भोज्य पदार्थों का जैव रासायनिक ऑक्सीकरण। भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। और श्वसन के मुख्यतः दो प्रकार बताए थे, एक ऑक्सी श्वसन और दूसरा अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अनऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सी श्वसन में भोजन का पूर्ण विघटन होता है और अनऑक्सी श्वसन में भोजन का अपूर्ण विघटन होता है। ऑक्सी श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है और अनऑक्सी श्वसन में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा निकलती है। इसमें 38 एटीपी निकलते हैं और इसमें 2 एटीपी निकलते हैं। साथियों, ऑक्सी श्वसन की जो क्रिया है ये कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है और जो अनऑक्सी श्वसन की क्रिया है ये कहां पर संपन्न होती है, केवल कोशिका द्रव के अंदर संपन्न होती है। तो ये हमने कुछ बेसिक अंतर देखे थे। आज साथियों हम लोग बात करेंगे मनुष्य में श्वसन किस प्रकार से होता है। मनुष्य में श्वसन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन यानी मनुष्य के अंदर श्वसन की क्रिया कैसे होती है। तो साथियों सबसे पहले पॉइंट आता है जिससे हम लोग कहते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वसन के कौन कौन से पद है। पहला पद है मनुष्य में श्वसन के पद। सबसे पहला जो पद है वो कौन सा है, श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, इसको ब्रीदिंग कहते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है फेफड़ों एवं रक्त के मध्य, फेफड़ों एवं रक्त के मध्य गैसों का आदान प्रदान, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है रक्त के द्वारा गैसों का परिवहन। चौथा पॉइंट है रक्त एवं ऊतकों के मध्य गैसों का आदान प्रदान। और एक पॉइंट है हमारा कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन की क्रिया। ये 5 पद हैं। इन 5 पद के अंतर्गत मनुष्य के अंदर श्वसन की क्रिया होती है। मनुष्य के अंदर क्या होती है साथियों, श्वसन की क्रिया होती है। पहला पॉइंट क्या है, श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग का मतलब होता है गैसों को लेना और गैसों को छोड़ना। हम गैसों को लेते और छोड़ते हैं, उसे हम लोग क्या बनाएंगे, ब्रीदिंग। इसमें 2 पॉइंट आते हैं, एक आता है निःश्वसन, इससे बोला जाता है इंस्पायरेशन, और दूसरा पॉइंट आता है निःश्वसन, इससे बोलते हैं एक्सपायरेशन। निःश्वसन, इंस्पायरेशन, इनका मतलब होता है अंदर, पायरेशन मतलब रेस्पिरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है जिसमें वायुमंडल की जो गैसें हैं, ऑक्सीजन युक्त गैसें हैं, उनको अंदर फेफड़ों तक लेके जाना। ऑक्सीजन युक्त गैसों को अंदर फेफड़ों तक लेके जाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं। और एक्सपायरेशन, एक्स मतलब आउट, बाहर कर देना, मतलब जिसमें फेफड़ों से CO2 युक्त गैसों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है साथियों, जिसमें CO2 युक्त गैसों को फेफड़ों से बाहर निकाला जाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं। और दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं हम लोग, श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास की जो दर है,
श्वासोच्छ्वास की दर, श्वासोच्छ्वास की जो दर होती है वो 12 से 16 पर मिनट होती है। 12 से 16 पर मिनट। आपको जब क्वेश्चन लगाओगे तो 18 भी मिल सकता है, मैक्सिमम 20 तक भी मिल सकता है। एक जो रेंज है वो 12 से लेकर के 20 तक है, लेकिन जो एवरेज अपन लेके चलते हैं वो 12 से लेकर के 16 पर मिनट। और जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया है ये मुख्यतः कैसी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है। श्वासोच्छ्वास की जो क्रिया है ये मुख्यतः अनैच्छिक क्रिया है। श्वासोच्छ्वास की क्रिया का नियंत्रण कौन करेगा? इसका जो नियंत्रण है, इसका नियंत्रण मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स वेरोलाई, ये दोनों मिलकर के हमारे श्वासोच्छ्वास को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स वेरोलाई ये दोनों मिलकर के हमारी श्वासोच्छ्वास की क्रिया को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। मुख्यतः कैसी क्रिया है? अनिच्छिक क्रिया है। श्वासोच्छ्वास की दर कितनी होती है? 12 से लेकर के 16 पर मिनट। और श्वासोच्छ्वास का मतलब क्या होता है? गैसों को अंदर लेके जाना और गैसों को बाहर निकालना। तो ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट होता है श्वासोच्छ्वास का। दूसरा पॉइंट है फेफड़ों एवं रक्त के मध्य गैसों का आदान प्रदान। फेफड़ों एवं रक्त के मध्य गैसों का आदान प्रदान। हमारे जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों की जो एल्वेलाई है और हमारी जो रक्त वाहिनी होती है, दोनों के मध्य गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान। इन एल्वेलाई के द्वारा हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन कहां जाएगी? हमारे रक्त तक। और रक्त में जो CO2 है वो कहां जाती है? एल्वेलाई में। और एल्वेलाई से क्या होती है? बाहर निकल जाती है। एल्वेलाई से बाहर निकल जाती है, मतलब फेफड़ों से नसकास होते हुए क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। यानी हमारे जो फेफड़े हैं, फेफड़ों के अंदर जो कुपिकाएं होती हैं, एल्वेलाई होते हैं, उन एल्वेलाई और रक्त दोनों के मध्य क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। ये जो गैसों का आदान प्रदान है, गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो कौन सी क्रिया से होता है? विसरण की क्रिया से। कौन सी क्रिया से होता है? विसरण की क्रिया से होता है। क्लियर है साथियों? इतनी सी बात। तो 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। पहला पॉइंट श्वासोच्छ्वास और दूसरा पॉइंट हमारा है फेफड़े एवं रक्त के मध्य गैसों का आदान प्रदान। तीसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, रक्त के द्वारा गैसों का परिवहन। कि रक्त के द्वारा गैसों का परिवहन किस तरीके से होता है, इस बात को हम लोग याद रखेंगे। इसी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसका एक पॉइंट और है, रक्त एवं ऊतकों के मध्य गैसों का आदान प्रदान। ये जो काम होता है, ये जो क्रिया होती है, ये भी कैसे होती है? विसरण के द्वारा। किसके द्वारा होती है? विसरण के द्वारा होता है। और अगला पॉइंट कौन सा हमारा? कोशिकीय शोषण। कोशिकीय शोषण यानी जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका कोशिका के अंदर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। यानी कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज है साथियों, वो ऑक्सीजन के द्वारा उसका क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। वो ऑक्सीजन टूट जाता है और ATP के रूप में क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। ये जो काम है, ये काम किसमें होता है? कोशिकीय शोषण में होता है। और ये काम कोशिका के अंदर होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कोशिकीय शोषण को डिटेल में हम लोग बात करेंगे। रक्त में गैसों के परिवहन की बात करेंगे। श्वासोच्छ्वास की हम लोगों ने बात की, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। गैसों के परिवहन के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और कोशिकीय शोषण के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। हम इसकी चर्चा करेंगे साथियों। हम लोग बात करेंगे रक्त के द्वारा गैसों का परिवहन कैसे होता है और कोशिकीय शोषण की क्रिया कैसे होती है। रक्त के द्वारा गैसों का परिवहन, देखा साथियों ध्यान से, रक्त के द्वारा गैसों का परिवहन। अब रक्त में तो दोनों प्रकार की गैसें होती हैं, O2 भी होती है और CO2 भी होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे O2 का परिवहन। ऑक्सीजन का जो परिवहन है ना, ये 2 प्रकार से होता है। एक होता है प्लाज्मा के द्वारा। किसके द्वारा? प्लाज्मा के द्वारा। ध्यान रखना है, लगभग 3% ऑक्सीजन का परिवहन, लगभग 3% ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो प्लाज्मा के द्वारा घोलित अवस्था में होता है। लगभग 3% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द प्लाज्मा इन द डिसॉल्व कंडीशन।
यानी प्लाज्मा के द्वारा जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो कितना होता है 3%। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है हीमोग्लोबिन के द्वारा। किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन, लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन प्लाज्मा रक्त के द्वारा होता है। किसके रूप में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। ध्यान रखना है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन होता है। किस प्रकार से होगा साथियों? देखें ध्यान से, हमारा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों मिल जाते हैं और क्या बनाएगा? HbO2, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। इन दोनों के मध्य एक वीक बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। इसके द्वारा आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ये जो कहानी है ये कहां पर होती है? रक्त में। और जैसे हम लोग ऊतकों में जाएंगे, ये HbO2 जो होता है इसका ब्रेकडाउन हो जाता है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन हमारे रक्त से कहां चली जाएगी? ऊतकों में चली जाती है। कौन सी क्रिया से? विसरण के द्वारा। ब्लड से टिश्यू के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। किसके द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा। तो ये ऑक्सीजन का परिवहन है साथियों, दो प्रकार से होता है। एक प्लाज्मा के द्वारा होता है और दूसरा हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। प्लाज्मा के द्वारा 3% है और हीमोग्लोबिन के द्वारा कितना होता है? लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन होता है। किस रूप में होता है ये आपको ध्यान रखना है। तो किस रूप में होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। किसके रूप में साथियों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ध्यान रखना है, हीमोग्लोबिन का एक अणु अपने साथ ऑक्सीजन के 4 अणुओं को जोड़ सकता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु अपने साथ ऑक्सीजन के कितने अणुओं को जोड़ सकता है साथियों? 4 अणुओं को जोड़ सकता है और इनको अपने साथ जोड़ करके ले जाता है और ऊतकों में जाकर के ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर से सेपरेट हो जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। अब ये ऑक्सीजन रक्त से विसरण की क्रिया के द्वारा कहां पर जाएगी? ऊतक द्रव में। और ऊतक द्रव से कहां जाएगी? कोशिकाओं के अंदर। और कोशिकाओं के अंदर जाकर के वहां पर कोशिकीय शोषण की क्रिया होती है। जब कोशिकीय शोषण की क्रिया संपन्न होती है तो साथियों वहां पर कौन सी गैस निकलेगी शोषण में? CO2 गैस निकलती है। वो CO2 गैस फिर से कहां पर आती है? ब्लड में। और ब्लड के द्वारा उसका परिवहन होता है और वो CO2 ब्लड के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचेगी और फेफड़ों से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन का परिवहन, दूसरा हम लोग देखेंगे CO2 का परिवहन कैसे होता है। CO2 का परिवहन, अभी तक हम लोगों ने ऑक्सीजन का परिवहन देखा, अब हम लोग CO2 का परिवहन देखेंगे। CO2 का परिवहन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। एक होता है प्लाज्मा के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? प्लाज्मा के द्वारा होगा। कितने परसेंट? 3%। 3% जो 7% जो CO2 है, 7% CO2 प्लाज्मा के द्वारा घुलित अवस्था में जाएगी। दूसरा जो होता है वो होता है कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन के रूप में। किसके रूप में? कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन के रूप में। कितने परसेंट? लगभग 23% CO2 का जो परिवहन होता है वो कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। कितने परसेंट? 23%। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोगों को ध्यान रखना है, बाइकार्बोनेट के रूप में। किसके रूप में? बाइकार्बोनेट, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी आते हैं और पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी आते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट इन्हीं के रूप में होता है। ये सबसे मुख्य, इसी को ध्यान रखना है। लगभग 70% CO2 का परिवहन किसके रूप में होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। तो ये जो O2CO2 का परिवहन है ये हम लोगों को ध्यान रखना है। याद रहेगी साथियों इतनी सी बात। अगर आपको कहीं भी कोई तकलीफ आती है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाएगा। कहीं आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों को बिल्कुल ABCD से लेकर Z तक पूरी जानकारी दी जाए। साइंस अगर आप एक बार पढ़ लो तो फिर आपको कहीं कोई तकलीफ ना हो, बार बार आपको एक ही विषय पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। एक ही बार ऐसा पढ़ लो कि हम कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, हमारी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएं। इसलिए सारी बातों को ध्यान से सुनना है। तो ये अपना CO2 का परिवहन है। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा श्वासोच्छ्वास। दूसरा हम लोगों ने देखा कि फेफड़े और रक्त के मध्य गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तीसरा पॉइंट, रक्त के द्वारा गैसों का परिवहन कैसे होता है। चौथा पॉइंट अपन ने बात की कि रक्त और फेफड़ों ऊतक द्रव के मध्य गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। गैसों का आदान प्रदान कैसे होगा? विषम की क्रिया के द्वारा होगा। और लास्ट पॉइंट अपना आता है कोशिकीय शोषण, यानी कोशिका के अंदर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है। इस पॉइंट की हम लोगों ने बात की थी। क्लियर साथियों? इतनी सी बात, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम लोग बात करेंगे कोशिकीय शोषण की, कि कोशिका के अंदर शोषण की क्रिया कैसे होती है, यानी भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कैसे होता है। भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कैसे होता है, इस बात की हम लोग चर्चा करेंगे। कोशिकीय शोषण को हम लोग एक टेबल की फॉर्म में देखेंगे, एक चार्ट की फॉर्म में देखेंगे, जिससे कि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। एक चार्ट की फॉर्म में देखेंगे हम लोग कोशिकीय शोषण। कोशिकीय शोषण के विभिन्न पद, सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे कैसे होगा, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। कोशिकीय शोषण की जो क्रिया होती है वो कोशिका के अंदर होती है। कोशिकीय शोषण की क्रिया कहां पर होगी? कोशिका में। और कोशिका में कितनी जगह पर? दो। एक तो होती है कोशिका द्रव के अंदर और दूसरी कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पहले किसमें होगी? कोशिका द्रव में। उसके बाद क्या होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम भी देखा था। जिन बच्चों ने इससे पहली वाली क्लास को नहीं पढ़ा हो वो सबसे पहले पहला लेक्चर सुन लें, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। लास्ट क्लास में हमने जाते जाते माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी संरचना देखी थी, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्लियां थी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के द्रव को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। उसी मैट्रिक्स के अंदर श्वसन की क्रिया होती है। तो साथियों, कोशिकीय शोषण जो होता है वो दो स्थानों पर होता है। एक होता है कोशिका द्रव में और दूसरा कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। सबसे पहले हम जो ग्लूकोज लेते हैं वो ग्लूकोज हमारी कोशिका के अंदर जाएगा और कोशिका में सबसे पहले वो साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है। कहां पर जाएगा? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव के अंदर जाता है। और इसी कोशिका द्रव के अंदर जाकर के ये ग्लूकोज टूट जाएगा और इससे क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। ध्यान रखना है कि हमारे ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। कोशिका की कोशिका द्रव में यानी साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, इसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं साथी? इसी को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, या इसी का एक नाम और है ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस या ईएमपी पाथवे कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि साथियों ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं? ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक एसिड के दो अणुओं का बनना। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये ग्लाइकोलाइसिस सभी के अंदर होती है, चाहे वो ऑक्सीशोषण हो चाहे अनऑक्सीशोषण हो। तीसरा प्रश्न, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहां पर संपन्न होती है? तो साथियों हम लोग आंसर क्या देंगे? साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहां पर संपन्न होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। अब ये जो पायरुविक एसिड है, इस पायरुविक एसिड के साथ दो काम हो सकते हैं। हो सकता है इस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन ना मिले, ऑक्सीजन की, लिख देते हैं साथियों, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो सकती है, या साथियों ऐसा भी हो सकता है कि इस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन की कमी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि इसके लिए ऑक्सीजन क्या हो? उपस्थित हो। तीनों ही काम हो सकते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति भी हो सकती है
ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति भी हो सकती है। अगर इस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तब साथियों उससे हम लोग कहते हैं अनऑक्सी श्वसन। क्या कहेंगे हम उसे? अनऑक्सी श्वसन कहते हैं, जो कि ऑक्सीजन की कैसा हो रहा है? अनुपस्थिति में हो रहा है। और जब इसका अनऑक्सी शोषण होता है तो इससे क्या बनेगा? 2C2H5OH, मतलब क्या बनेगा? इथाइल एल्कोहल बनेगा और साथ में 2CO2 बनते हैं और 2 ATP। ये कहानी कब की है? जब इस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। आप लोग बार बार रिवाइज करके देखें, लेक्चरों को बार बार पढ़ते रहें, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आए। सबसे पहले ग्लूकोज कहां गया? कोशिकाग्र में, और इससे क्या बन गया? पायरुविक एसिड। इस काम को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ये जो पायरुविक एसिड है, अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रही, तो अनऑक्सी शोषण होगा और क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल, 2CO2 और 2 ATP। अगर इसको ऑक्सीजन की कमी रहती है, लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा काम कहां पर होता है? मांसपेशियों में। ऐसा काम साथियों कहां पर होता है? मांसपेशियों में होता है। अगर ऐसा काम हुआ तो इससे क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल। क्या बनेगा? इससे लैक्टिक अम्ल बनता है और साथ में CO2 निकलती है और साथ में क्या निकलेगी? एनर्जी, ऊर्जा निकलती है। और ये जो लैक्टिक अम्ल है, ये लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में क्या होता है? संचय हो जाता है। मांसपेशियों में संचय हो जाता है, जिससे कि हम लोगों को पेशीय थकान होती है। इसकी वजह से क्या होती है? पेशीय थकान होती है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है कि हमारे अधिक परिश्रम करने के समय हमारी मांसपेशियों में थकान क्यों होती है? तो साथियों हम लोग सही आंसर क्या देंगे कि अधिक परिश्रम करने के समय हमारी मांसपेशियों में अनऑक्सी शोषण होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और लैक्टिक अम्ल के बनने की वजह से मांसपेशियों में थकान होती है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। और अगर इस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल जाती है तो कौन सा शोषण होगा? ऑक्सी शोषण होता है। और ये जो काम होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में जो दोनों झिल्लियों के बीच में खाली स्थान है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्थान, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्थान जो होता है वहां पर होगा। और इसमें क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। बात से हमारी की साथियों, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगा और यहां जाकर के क्या निकलेगा? CO2 और H2O। और साथ में क्या निकलती है? एनर्जी। साथ में क्या निकलेगी साथियों? एनर्जी निकलती है। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए का बनना, इससे कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप। क्या कहते हैं इसे? डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप कहते हैं। ये संयोजी कड़ी है। कैसी कड़ी है? ये संयोजी कड़ी है। किसके बीच की? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। एसिटाइल कोएंजाइम ए से CO2 H2O का बनना और एनर्जी का निकलना, इसी को हम लोग कहते हैं क्रेब्स चक्र। यह इसी का एक नाम और है TCS साइकिल। क्रेब्स चक्र या TCS साइकिल कहते हैं। ये जो डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप है साथियों, ये हमारे ऊपर ग्लाइकोलाइसिस और नीचे कौन सा? क्रेब्स चक्र। इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है, संयोजी कड़ी की तरह काम करता है। ठीक है साथियों, तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्रेब्स चक्र कौन से श्वसन में होता है? ऑक्सी श्वसन में या अनऑक्सी श्वसन में? तो हम लोग को साथियों साफ दिख रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सी श्वसन के अंदर ये संपन्न होगा। क्रेब्स चक्र कभी भी अनऑक्सी श्वसन में नहीं होता है। ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस कॉमन है किसके लिए? ऑक्सी श्वसन के लिए भी और अनऑक्सी श्वसन के लिए भी, दोनों के लिए कॉमन है। ये जो पहला स्टेप चलता है, ये दोनों के लिए कैसा होता है? कॉमन होता है। तो सबसे पहले कौन हुआ? ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन, तीसरा हुआ क्रेब्स चक्र और चौथा एक और होता है जिससे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, वो भी कहां पर होता है? अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब एक चीज और देखी थी कि हमारा जो श्वसन है, ऑक्सी श्वसन है, उसमें साथियों कुल कितने एटीपी निकलते हैं? आप समीकरण को याद करो, हम लोगों ने ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन को लिखा था। जो हमारा ऑक्सी श्वसन है उसमें हमारे कुल 38 एटीपी निकलते हैं, 38 एटीपी निकलते हैं। वो 38 एटीपी कहां और कैसे निकलते हैं ये अपन को देखना है। ग्लाइकोलाइसिस में साथियों कुल 8 एटीपी का निर्माण होता है। हमको कुल कितने एटीपी मिलेंगे? 8 एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 8 एटीपी। जो हमारा डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप है इसमें हमको टोटल 6 एटीपी मिलते हैं। कितने एटीपी मिलेंगे हमको? 6 एटीपी। और तीसरा हमारा जो क्रेब्स चक्र है इसमें हमको टोटल 24 एटीपी मिलते हैं। कितने एटीपी मिलेंगे? 24 एटीपी मिलते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। क्रेब्स चक्र में हमको कुल कितने एटीपी मिलेंगे? 24। संयोजी कड़ी में कितने मिलेंगे? 6। और ग्लाइकोलाइसिस में कितने मिलेंगे? 8। अगर तीनों को काउंट किया जाए तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे? 38 एटीपी हो जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस में हमें कितने एटीपी का लाभ होता है? तो कितने एटीपी का लाभ होता है? 8 का। क्लियर है? क्रेब्स चक्र में कुल कितने एटीपी मिलेंगे? तो यहां पर वैसे सही आंसर तो 24 आता है। अगर ये 24 ना दिया हो तो टोटल माइटोकॉन्ड्रिया को काउंट करके आपको ऑप्शन 30 दिया होगा। अगर 30 एटीपी क्रेब्स चक्र में पूछे जाते हैं, अगर 24 आंसर में ना हो तो हमको आंसर कौन सा लगाना है? 30 एटीपी का। इस बात को साथियों हम लोग याद रखेंगे। तो ये हमने किसकी बात की थी? कोशिकीय श्वसन की। यानी कोशिका के अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है उसके कौन कौन से पद होते हैं? ये कोशिकीय श्वसन के विभिन्न क्या है? पद हैं। ठीक है साथियों, अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है, नसिका से लेकर फेफड़ों तक हमारा जो श्वसन तंत्र है उसके अंदर कौन कौन से अंग आते हैं और प्रत्येक अंग का क्या विशेष कार्य है, उसकी पर साथियों हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।